थे वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड एथिक्स? So law and order which we have to follow, which is compulsory, otherwise we have to face many problems. We have to abide these laws. हमें जिस कंट्री में रहना होता है हमें उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, लॉ फॉलो करना पड़ता है। दूसरी बात करते हैं एथिक्स की। जो एथिक्स होते हैं, बिजनेस एथिक्स होते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। हमें क्या करना है, क्या ठीक है, क्या गलत है। सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा कंडक्ट है वो कैसा होना चाहिए, हमारी मॉरल वैल्यूज़, जो हमारा जो बिहेवियर है वो सोसाइटी में कैसा होना चाहिए। तो वो कुछ हम ऐसा गलत ना करें जो सोसाइटी के नॉर्म्स में गलत हो। हमारा जो बिहेवियर है, हमारे जो रिलेशंस हैं वो बिल्कुल ठीक हो। तो एथिक्स हमें बताता है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो हमने ये बताना है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं उन दोनों में जो ट्रू रिलेशनशिप कौन सा है। ट्रू रिलेशनशिप क्या है? एथिकल एक्शन विल नॉट हैव लीगल इम्प्लीकेशन। उसकी कोई लीगल इम्प्लीकेशन तो होती नहीं कि अगर वो एथिकल को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको कोई जेल हो जाएगी आपको, ऐसा कोई भी इसमें प्रोविज़न नहीं है। ऑल एथिकल एक्शंस आर लीगल, ये भी नहीं है। एन एक्शन मे बी विद इन द लॉ एंड स्टिल नॉट बी एथिकल। कोई भी एक्शन लीगल हो सकता है, लॉफुल हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं वो एथिकल ही हो। तो इसका जो एथिक्स और लॉ में है ये जो रिलेशनशिप है वो राइट है, करेक्ट है। और लास्ट ऑप्शन है लीगल एक्शन आर टिपिकली नॉट ट्रीटेड एज एथिकल एक्शन। सो जो लीगल एक्शन है उनको एथिकल एक्शन नहीं माना जाता। तो इसका सही आंसर है एन एक्शन मे बी विद इन द लॉ एंड स्टिल नॉट बी एथिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फर्म्स मैक्रो एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट जो है हमारे पास दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं। एक एनवायरनमेंट हमारे पास होता है माइक्रो, दूसरा हमारे पास जो एनवायरनमेंट है वो है मैक्रो। ठीक है, तो माइक्रो जो होता है वो लिमिटेड होता है, नैरो होता है, ब्रीफ होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल है उसी में सिमट के रह जाता है। लेकिन जो मैक्रो एनवायरनमेंट होता है ये ब्रॉड होता है, इसमें जो इकॉनमी है हमारी वो पूरी शामिल हो जाती है। तो इसमें से कौन सी चीज़ है जो मैक्रो एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व नहीं होती? तो इकोनॉमिक्स वो भी इन्वॉल्व होगी, डेमोग्राफिक भी, कल्चरल भी, लेकिन कंपटीशन है जो वो मैक्रो एनवायरनमेंट में इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट है द मेन फोकस ऑफ TQM। TQM हमारा क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जो हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है वो हमारा फोकस करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे। तो ये हमेशा ध्यान रखता है कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो, कस्टमर को हमने लॉन्ग टर्म तक उसको अपने साथ जोड़ के रखना है। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमने सेटिस्फाई करना है ताकि हमारी जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे साथ बने रहे। तो मेन फोकस TQM का क्या होता है? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि हमने कस्टमर्स की डिमांड को सेटिस्फाई करना है, एम्प्लॉयज़ को इस तरह से शेप अप करना है कि वो कस्टमर की डिमांड को समझे और उनको पूरा करे, वो कस्टमर को सेटिस्फाई करो। तो TQM का मेन फोकस होता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कस्टमर को सेटिस्फाई करना। नेक्स्ट है द डेबिट साइड ऑफ द कंपनीज ट्रायल बैलेंस टोटल 2000 मोर देन द क्रेडिट साइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर वुड अकाउंट फॉर द डिफरेंस। तो जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है उसका डेबिट साइड जो है वो 2000 ज़्यादा है क्रेडिट साइड से। तो क्या हो सकता है आंसर इसका? फर्स्ट ऑप्शन है डिस्काउंट रिसीव ऑफ 1000 हैज़ बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो क्या किया, जो डिस्काउंट रिसीव था वो क्रेडिट होना था हमारा, लेकिन जो डिस्काउंट अलाउड है वो हमारा डेबिट होना था। तो हमने क्या किया, जो डिस्काउंट रिसीव था उसको कहाँ डेबिट कर दिया? डिस्काउंट अलाउड में कर दिया। ठीक है जी। तो 1000 हमारा क्रेडिट होना था, उसको हमने 1000 क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो हमारा जो 2000 से है ट्रायल बैलेंस जो है वो ज़्यादा हो गया क्रेडिट साइड से। तो आंसर इसका ए ऑप्शन है डिस्काउंट रिसीव ऑफ 1000 हैज़ बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। नेक्स्ट है IMF एंड वर्ल्ड बैंक बेनिफिट ग्लोबल मार्केट बाय।
जो हमारे ग्लोबल मार्केटर्स हैं उनको IMF और वर्ल्ड बैंक कैसे बेनिफिट करता है, कैसे उनको हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है। तो नंबर 1 है एक्टिंग एज ए फॉर्म फॉर कॉरपोरेट ट्रेड और नेगोशिएशंस, maintaining variable rate financing for manufacturers, reviewing visionary mission statements, raising the global standard of living। तो जो IMF है, जो वर्ल्ड बैंक है, जो जितनी भी उनकी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, किसमें, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इम्प्रूव करने में उनको हेल्प करता है। नेक्स्ट है अ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इन विच एन एम्प्लॉय रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम एंड रिपोर्ट टू ओनली वन सुपरवाइज़र। वो कौन सा रिलेशनशिप है, वो कौन सा प्रिंसिपल है, जब हमारा एम्प्लॉय है उसका एक बॉस होगा, उसी से उसे ऑर्डर मिलेंगे, उसी से उसने उसको रिपोर्ट देनी है, ठीक है। तो एक ही पर्सन होगा जिसके लिए वो क्या होगा, आंसरेबल होगा। तो कौन सा प्रिंसिपल होगा, क्या वो सेंट्रलाइजेशन है, या वो लाइन ऑफ अथॉरिटी है, या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। तो आंसर क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है कि जो हमारा एम्प्लॉय होता है वो सिर्फ अपने एक बॉस के लिए ही आंसरेबल होता है। बॉस एक होगा तो उसे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, उसको पता होगा मेरा बॉस कौन है, मुझे किससे ऑर्डर रिसीव करने हैं, मुझको किसको जवाब देना है, अगर मैंने काम गलत किया तो मुझे कौन डांटेगा, मुझे कहाँ से इंस्ट्रक्शन मिलेगी, मुझे किसके अंडर काम करना है। तो ये सारी क्लैरिटी होगी यूनिटी ऑफ कमांड में। तो ये एक प्रिंसिपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैंक्ड लास्ट बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग एंड रिसीविंग लिक्विडेशन प्रोसेस। तो इसका मतलब है कि जब प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इनमें से सबसे लास्ट कौन होगा जिसको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, और जिसको उसकी कैपिटल की वापसी मिलेगी। तो कौन होता है अभी वो, प्रॉफिट लास्ट में मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयज़ को नो, ठीक है, लैंडर्स को नो, लैंडर को तो सबसे पहले मिल जाता है क्योंकि क्रेडिटर्स होते हैं, गवर्नमेंट क्रेडिटर्स को नो। सबसे लास्ट में हमें पैसे किसको देने होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को। जब कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी, सबको पैसे दे देंगे। सबसे एंड में जो पेमेंट होगी वो होगी शेयर होल्डर को, क्योंकि शेयर होल्डर वो होल्डर होता है जिसको कंपनी के लास्ट में अगर कुछ बच जाए तो पेमेंट होगी, अगर कुछ नहीं बचता है तो उसको पेमेंट नहीं होगी। तो प्रॉफिट जो होता है, डिविडेंड जो होता है, वो इसको लास्ट में मिलेगा और इसको कैपिटल भी लास्ट में मिलेगी। तो आंसर है इक्विटी शेयर होल्डर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट एक्सप्रेस द बेसिक आइडिया बिहाइंड मार्केटिंग कंसेप्ट। तो कौन सा ऑप्शन है जो मार्केटिंग कंसेप्ट के आइडिया को बेस्ट एक्सप्रेस करता है। प्रोड्यूस द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट, ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, प्रोड्यूस द चीपेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट एंड कीप द कंज्यूमर फॉरमोस्ट इन द माइंड। तो है तो ये भी ठीक है, फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, लेकिन इन तीनों का समेशन जो सब कुछ बातें हैं वो फोर्थ पॉइंट में इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि हम कंज्यूमर को अपने दिमाग में रखेंगे तो प्रोडक्ट का प्राइस भी कम होगा, कॉस्ट भी कम होगी और चीपेस्ट प्रोडक्ट को भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इन्वेस्टर हु हैज़ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड, जिसको बहुत थोड़े समय के लिए, बहुत कम समय के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, वो किस में इन्वेस्ट करेगा। सबसे पहले वो किस में इन्वेस्ट करेगा, किस में करेगा, इक्विटीज़ में करेगा, गोल्ड करेगा, या प्रॉपर्टी करेगा जिसमें हायर वैल्यू है, ठीक है ना। तो उसके लिए पैसा है लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए उसको क्या करना रहता है, इन्वेस्टर हु हैज़ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड, जिसको बहुत थोड़े समय के लिए उसको फाइनेंशियल नीड है, तो आंसर है वो करेगा बॉन्ड्स में, क्योंकि उसको क्या मिलेगी, उसमें स्टेडी रिटर्न मिलेगी। रिटर्न जो है वो श्योर होगी, लेकिन रिटर्न क्या होगी, कम होगी, थोड़ी होगी। उसके बाद है मैनी ऑर्गेनाइजेशन हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फंक्शनल एरियाज with very diverse and sometimes competing interests. Such organization will most effective if, कहते बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें बहुत सारे फंक्शनल एरिया होते हैं, बहुत डिफरेंट जो विद डिफरेंट और उनके कंपीटिंग इंटरेस्ट होते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा सूटेबल कहाँ होती हैं, जहाँ फंक्शनल एरिया वर्क टुगेदर टू अटेन ओवरऑल goals।